अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो यकीनन ऐसा मौजू है कि जिसमें तमाम पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों की जो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते बावजूद उनकी दिलचस्पी है यकीनन। और मैं बात कर रही हूँ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के इजरा का ऐलान किया गया था, उस हवाले से हम आज बात करेंगे कि अब कौन से मराहिल में ये स्कीम दाखिल हो चुकी है। हमने आपके साथ एक प्रोग्राम पहले भी शेयर किया जनाब ज़ैगम महमूद रिजवी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जो कि टाउन प्लानर मामले ख़ुसूसी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो टास्क फोर्स है उसको हेड कर रहे हैं। और हम इनसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जो ऐलानात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सामने आए थे, ख़ास तौर पे इस स्कीम के हवाले से, उसमें लोगों की दिलचस्पी तो यकीनन है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कितने अरसे में पूरा मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा, मुख्तलिफ मराहिल किस तरह तय पाएंगे, सहूलियात क्या हासिल होंगी, कौन लोग होंगे जो इन घरों के मुस्तहिक होंगे। तो ज़ैगम महमूद रिजवी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये बताइएगा, जैसे हमने पिछली नशिस्त में बात की थी और उस पूरे मंसूबे का खाका आवाम के सामने रखा था, अब बात कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो पहले तो नाज़रीन को ये बताइए कि अब इब्तदाई मराहिल तय हो गए हैं या अभी तक वही सिलसिला है, और अगर आगे बढ़े हैं तो कहाँ? देखिए, जैसे आपको पता है कि इसका जब इंस्टीट्यूशनल सेटअप तो हमने बनाना था कि एक हाउसिंग अथॉरिटी फेडरल में और प्रोविंसेस में बनानी थी। वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जिसका एक प्रोसेस है जो पार्लियामेंट, कैबिनेट और ये करते कराते होता है। ठीक। लेकिन इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो एक मिशन था जिस पे वो वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते थे, तो इंटरिम पीरियड में एक टास्क फोर्स बनाई। ठीक है। अच्छा, वो जो क्योंकि हाउसिंग एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हमने फिर टास्क फोर्स ने ये सोचा कि जी फेडरल गवर्नमेंट में तो ये फेडरल टास्क फोर्स जो पीएम की है वो तो जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, फिर हमने इसके फर्स्ट स्टेप पे प्रोविंशियल टास्क फोर्सेस बनाए। अच्छा। क्योंकि असल काम सूबों में होना है। सही है। तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह विच इज़ अबाउट 2/3 ऑफ पाकिस्तान टास्क फोर्स बन गई है। याकूब इजहार साहब उसके चेयरमैन हैं और उन्होंने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। ठीक है। कोई 10-12 शहरों में तो लैंड पार्सल्स उन्होंने देख लिए हैं, जिसमें से 3 शहरों में हाउसिंग का मंसूबा पिछले 4-5 रोज़ में उन्होंने अनाउंस भी कर दिया अच्छा। है। जी हाँ, तो वो जो है, और होता भी है कि जब आप कोई चीज़ बड़ी लेवल पे करने चाहते हैं तो शुरू में आप एक छोटी पायलट स्केल या स्मॉल स्केल पे करते हैं ताकि लेसन लर्न से हम आइंदा उससे फ़ायदा भी उठाएं। तो ये जो एक्सरसाइज है, जैसे ही इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी तो फिर बाकी शहरों में, और फिर जैसे होता है कि बारिश के पहले 2-3 कतरे तो सोचते रहते हैं, जब वो बरसते हैं तो फिर बारिश भी बरसती है। इंशाल्लाह तो अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा। अच्छा ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा कि जिस मंसूबे का भी आपने कहा कि बुज़दार साहब ने 2 से 3 शहरों में इसका आगाज़ भी कर दिया, नाक़िदीन का कहना यह है कि उनमें से एक मंसूबा तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू हो चुका था। क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, ऐसी चीज़ है कि ये तो फिर हम कल कहें तो जी ये तो ज़मीन तो हमने कहीं से लाई नहीं, ये तो पाकिस्तान में पहले से थी। ठीक। ये चीज़ें तो बेमानी सी चीज़ है। बात यह है कि घर सही। लोगों को देने हैं। अगर कोई ज़मीन में किसी ने सोचा था तो वो अगर पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके, तो ज़ाहिरी बात है सबसे पहले हुकूमत के फ़राइज़ में यही होगा कि भाई अगर कहीं ज़मीन एलोकेट है या तो उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक तो है। ये अगर बात में दुरुस्त भी हो हाँ। तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, बुज़दार साहब की वैसे उमूमी कारकर्दगी पे तो बड़े सवालिया निशानात आते, जी। लेकिन अच्छी खुशाइन बात है कि इस सिमत में कुछ हमें तेज़ी और पेशरफ नज़र आ रही है। नाज़रीन, जो बात हम करना चाह रहे हैं वो मज़ीद ये है कि कोई तकरीबन 5,000 मिलियन या 5 अरब रुपए जारी करने की समरी भी उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से उस पर साइन कर दिए गए। और उसके बाद ये भी ख़बर है कि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी जो है काबीना की ख़जाना कमेटी को भिजवा दी गई है, और इस रकम से 3 और 5 मरले की कम लागत वाले 5,480 घर तामीर किए जाएंगे। क्या ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल इसमें इस दुरुस्तगी है कि हाँ पहले तो मैं आपसे बताऊं कि पंजाब में हमारी जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स है, जैसे मैंने कहा, जी। उसमें लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब की मंजूरी से उसके अनाउंसमेंट हुई। ठीक है। फिर वहाँ के जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं महमूद रशीद साहब,
वो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे ठीक है। हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि महमूद रशीद साहब ने बहुत तेज़ी से ये काम शुरू किया है। और यकीनन ये कोई भी काम सूबे के सरबराह के ताउन के बगैर तो हो नहीं सकता। तो बुज़दार साहब को तो हर अच्छी चीज़, पूरी चीज़ जो भी है वो सूबे में जो माशाल्लाह हो रही है अच्छी चीज़ें, उसका क्रेडिट तो बुज़दार साहब को जाएगा। लेकिन जैसे ये टास्क फोर्स में याकूब इजहार साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, ठीक है। ये भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये उसमें ये था कि जब हम ये घर बनाने शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट तो बड़े होते हैं ना, तो उसमें बाज़ औक़ात किसी मंसूबे में पैसे की शॉर्टफॉल हो सकती है। तो ये एक फ़ंड है कि जिसमें उस कमी को टेम्परेरीली पूरा किया जाएगा ताकि काम ना रुके। ठीक है। और जब वो उस मंसूबे में अपना पैसा आ जाएगा तो वापस, तो एक सॉर्ट ऑफ रिवॉल्विंग फंड है। ठीक है। और ये घर वही है जैसे आपका जिक्र किया कि लो कॉस्ट हाउसिंग। ठीक है। अच्छा, एक और ख़बर भी है कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ। इसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के रास्ते में हाल रुकावटें दूर करने की हिदायत की। वो रुकावटें क्या हैं ज़गम देखिए, साहब? रुकावटें ऐसी होती हैं, मैं उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया था, मैं था। और अच्छाई ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं, वो तकरीबन ये 13वीं 14वीं मीटिंग थी जो इस हाउसिंग के प्रोग्राम पे की, विच इज़ नेवर हैपेंड। एवरेज तकरीबन 8-10 दिन में एक मीटिंग को फॉलो अप के लिए कर रहे हैं। तो ही इज़ अपडेटेड कि जी कौन सी चीज़ जो है वो स्लो जा रही है। तो उसमें कुछ हमने जो गवर्नमेंट से फिस्कल इंसेंटिव्स मांगे हुए थे कि भाई ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, ताकि कॉस्ट को हम कम से कम कर सकें। और इसी तरह जो बैंकों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने भी जो सपोर्ट मांगी थी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही थी। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन असद उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बुला लिया था। अच्छा। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया हुआ था, चेयरमैन FBR को बुलाया हुआ था। तो ही वांटेड टू बी मोर प्रोएक्टिव। तो उन्होंने ये फिर चीज़ें एक एक करके पूछी, और जो चीज़ें भी माकूलियत के दायरे में आती थी वो उन्होंने उसी वक्त उनकी अप्रूवल दी। तो यकीनन वो चीज़ें अब फास्ट ट्रैक में चलेंगी। मसलन देखिए ना, इतना बड़ा मंसूबा, एक तरफ है सप्लाई के घरों का बनना, उसके लिए शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए, क्योंकि उसमें जिसे हम कहते हैं डेवलपर फाइनेंस कहते हैं। उसके बाद जब वो घर किसी स्टेज पे जाने शुरू होंगे तो असल मकसद क्या है कि जो लोग मुस्तहिक लोग हैं वो इनको उठाएं, ख़रीदें। तो उनके पास पूरे पैसे तो होते नहीं, तो वो बैंकों के कर्जे लेने होते हैं। ठीक है। तो फिर बैंकों की भी अभी वो एक्टिविटी उस तरह नहीं नज़र आ रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंसेंटिव ज़गम साहब, बैंकों की तरफ थोड़ी सी देर में मैं आऊँगी, क्योंकि इसमें एक अहम नुक्ता भी है, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले मरहले पे ये बताइए कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई यूनिफॉर्मिटी भी सामने रखी जाएगी कि नक्शे के हवाले से, सहूलियात के हवाले से एक स्टैंडर्ड होगा, या जैसे सूबे की मर्जी होगी वैसे होगा? लेकिन आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं एक ही स्टैंडर्ड हो। मतलब यू कुड हैव 3, 4, 5 डिफाइंड स्टैंडर्ड, क्योंकि थोड़ा सा जोग्राफिकल ट्रेंड, सोशल ट्रेंड, आप जैसे एक सूबे में भी आप जाते हैं, एक इलाके का ट्रेंड थोड़ा फ़र्क होता है, दूसरे का थोड़ा फ़र्क होता है। लोगों की अपनी चॉइस में भी, एक ही जगह के लोगों की अपनी चॉइस में भी फ़र्क होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल्स तो बन रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसमें हम के विंडोज़ के साइज़ कम व स्टैंडर्डाइज कर दें, दरवाज़ों के साइज़ स्टैंडर्डाइज कर दें, सैनिटरी वेयर, ताकि जब वो वहाँ पर बैठकर जो कारपेंटर है जो वो है वो ना बना रहा हो, वो हम जैसे अमेरिका में होम डेपो होता है, वो स्टैंडर्डाइज होंगे ना, तो क्वालिटी भी अच्छी होगी और प्राइस भी कम होगी। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन यकीनन उस हद तक बिल्कुल काम हो रहा है उस पर। अच्छा, इसमें एक और सवाल है। पंजाब की हुकूमत, क्योंकि सारे के PTI लेड हुकूमत है और KPK में भी, वहाँ तो उम्मीद यही है कि तेज़ी से ये काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी हद तक बलूचिस्तान की भी बात कर लें, लेकिन सूबा सिंध के साथ कोई मसाइल आप देख रहे हैं? क्योंकि सूबा सिंध ने अपनी लेवल पे भी किसी एक स्कीम की अभी कोई बात तो की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की बातें अक्सर व बिश्तर हवा में ही उड़ जाती हैं। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे है कि यकीनन सिंध एक बहुत अहम सूबा है जी। और आपको पता है कि जो आबाद जो डेवलपर इंडस्ट्री है उसके 75% शायद कमो बेश मेंबरशिप तो कराची ओरिजिन की है। तो एक्टिविटी में शहर भी बड़ा है, आबादी भी तकरीबन पाकिस्तान की टोटल आबादी का 10% कराची में रहता है। तो सिंध और कराची और फिर इंटीरियर सिंध, हैदराबाद, ये बड़े शहर, इसको नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता। तो मैं मुराद अली शाह साहब से मैं मिला था। अच्छा। और ही वॉज़ वेरी काइंड कि उन्होंने उस मीटिंग में सईद गनी साहब को बुला लिया था, मुर्तज़ा वहाब साहब को बुला लिया था।
तो मैंने मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त की कि देखिए जी, ये जो घर बनाने का मामला, हाउसिंग फॉर ऑल या हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सबसे पहले आपका नारा था। हाँ। तो इसमें तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। उसके बाद जो है कि जो सहूलतें जी। देनी हैं वो जो सूबे ने हैं वो आप दीजिए, जो मरकज़ से हैं हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगी। और आप इसका नाम नया पाकिस्तान रखें, कुछ भी रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब को जिस दिन घर मिलेगा तो उसने तो अपने नाम की तख्ती लगानी है। ठीक है। तो इसलिए नाम का हमारा वो नहीं है कि जी ये स्कीम इसके तहत ही होगी। तो मुराद अली शाह साहब ने फिर उसको बहुत तारीफ़ से कहा कि जी, सईद अली साहब से कहा कि ये तो बड़ी माकबूल बात है, तो ये हमारा मिशन भी है, तो इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब यकीनन जो आपने बात कही कि कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जी। तो वो जज्बा उस शक्ल में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, हाँ। लेकिन मैं 100% यकीन रखता हूँ कि आज नहीं तो कल सिंध भी उसी तरह तेज़ भागेगा जैसे कि पंजाब इस वक्त इस मंसूबे पे चल रहा है। ठीक ठीक। ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद और जुज़ियात पे बात होगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज और ज़ैग़ महमूद रिजवी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। और रिजवी साहब से अब जो मेरा सवाल है, रिजवी साहब, इसमें खदशे का और इजहार किया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है ख़ासतौर पे कराची जैसे बड़े शहर के लिए या हैदराबाद, सक्खर वगैरह, कि वो ऐसी जगह होगी कि वो इतनी दूर उफ्तादा होगी कि वहाँ कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा। देखिए, ये सवाल बहुत अहम भी है और अक्सर पूछा भी जाता है। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे वहाँ बने जहाँ पे रिहाइश भी मुमकिन हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे सड़क का मौजूद होना, बिजली का मौजूद होना, ट्रांसपोर्ट का मौजूद होना, ये तीन तो बेसिक एक्सटर्नल जिसे हम ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऐसा मेरा ख्याल है होगा नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर कोई अप्रूव मंसूबा होगा तो पहले से म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो इंश्योर करेंगी कि हम एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुंचाएंगे। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सारी जगह ऐसी हों, लेकिन ऐसे देखें ना, कराची आपको पता है एक ज़माना था कि नॉर्थ नाज़माबाद में लोग सोचते थे यार कौन जाएगा। सही बात है। तो ये तो चीज़ें होती हैं कि उन इलाकों में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी प्लानर्स हैं वो ऐसी बेसिक गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा रिजवी साहब, थोड़ा सा मौजू से ड्रिफ्ट करते हुए मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में भी नाज़रीन को ज़रूर बताएं। क्यों होता यही है कि हुकूमतों के साथ जो लोग आते हैं, किसी भी टीम का हिस्सा बनते हैं, उनके बारे में उमूमी तौर पे ख़दशा ये रहता है कि पुरानी दोस्ती यारी होगी, कोई दूर परे की रिश्तेदारी होगी, कोई ज़ाती मफाद होगा। बड़ा कम ऐसा होता है कि लोगों को ट्रस्ट हो कि नहीं, जो ये बंदा है, इस बंदे की पूरी एक ट्रेल है एफिशिएंसी की भी, अपनी एक पूरी मेहनत है जिसके बाद वो इस मकाम तक पहुंचा है। तो हमारे बहुत से नाज़रीन आपके बारे में भी यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना क्या बैकग्राउंड रहा है टाउन प्लानिंग के हवाले से, सिटी डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। देखिए, मैं जो मेरी लास्ट असाइनमेंट पाकिस्तान में जो थी वो मैं MD चेयरमैन HBFC रहा, और यकीन कीजिए कि उसने मेरी सोच को हाउसिंग के हवाले से बदला। अच्छा। क्योंकि HBFC का प्राइमरी मैंडेट जो था वो लो इनकम लोगों को था। आपको मालूम होगा कि वो अदारा था जिससे गुलाम इसाक खान ने भी लोन लेकर अपना घर बनाया था। मतलब पहले लोग तो ईमानदार होते थे, ऐसे ही होता था। सॉरी। तो वहाँ से मैंने फिर जो काम करना शुरू किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लो इनकम की वजह से, कि जी सबसे बड़ा उनका इशू एक सप्लाई साइड का है कि मास स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रही। कोई छोटा सा है, किसी के पास प्लॉट उसने बना लिया, वो बना लिया, तो HBFC लोन दे। लेकिन जिसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकॉनमीज ऑफ स्केल पे कॉस्ट कम होती है। जब एक चीज़ कोई एक बनाते हैं, दो बनाते हैं, उसकी कॉस्ट, और अगर वही चीज़ जो चाइना की आज कामयाबी क्या है, एवरीथिंग दे प्रोड्यूस इन मिलियंस, तो उससे उनकी कॉस्ट नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड कैन कम्पीट। तो यही चीज़ें जो है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में,
फिर मैं चला गया था 2008 में, वी मूव टू वाशिंगटन, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वर्ल्ड बैंक। अच्छा। तो वहाँ पर मैं उनका लो इनकम हाउसिंग एक्सपर्ट था और अफोर्डेबल हाउसिंग मेरा शोबा था। अच्छा। मैंने कुछ 24-25 मुल्कों में इसी शोबे पे काम किया। तो मतलब अफ्रीका में भी काम किया मैंने, एशिया पैसिफिक रीजन में काम किया, इंडिया पाकिस्तान तो यकीनन किया। तो उससे मेरी एक थोड़ी सी विजन जो है कि जी इश्यूज एंड आंसर्स क्या हैं, क्योंकि हमारा जनरली होता है पीपल टॉक ऑफ इश्यूज एंड दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन इश्यूज। आप कहीं भी बैठ जाए, मसाइल आपको लोग लंबी लिस्ट बता देंगे, लेकिन आंसर्स क्या हैं। तो वो मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था 24-25 मुल्कों में, तो वी वर मोर एक्सपोज टू इश्यूज एंड आंसर्स। ठीक है। तो जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने भी ऐलान किया था, अगर आपको याद हो, कि 5 लाख सालाना हम घर बनाएंगे, 25 लाख घर बनाएंगे। तो उन्होंने जो कुछ ग्रुप बनाया था, स्टीयरिंग कमेटी, मुझे बुलाया गया तो मैं वाशिंगटन से पाकिस्तान आ गया था। 4-5 महीने मैंने उनके उसमें काम किया था। लेकिन बदनसीबी ये थी कि वो चीज़ ड्राइंग टेबल से ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के लिए गई नहीं। हम एक मीटिंग मांगते रहे प्राइम मिनिस्टर से कि जी हम जो काम किया है हमें इजाज़त दें तो हम काम शुरू करवाएं। वो मीटिंग नहीं हो सकी। यहाँ पर जब इमरान खान साहब अभी सियासत में ही थे, इलेक्शन में थे, प्राइम मिनिस्टर से बहुत दूर थे, उस वक्त मैंने उनको कहा कि जी हाउसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट्स। अब वो एक वक्त होता है, एक दिन जब उन्हें ये क्लिक किया कि हाउसिंग नॉट ओनली ए शेल्टर, इट इज़ द ड्राइवर ऑफ द इकॉनमी, के 40-42 इंडस्ट्रीज़ मूव करती हैं, मेन प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब $1 आप इंडस्ट्री में लगाएं और वही $1 आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ 10 टाइम्स। तो वो फिर उनको एक क्लिक कर गई चीज़। उन्होंने कहा जैगम ठीक है, आप मुझे पॉलिसी बना के दें। तो वो मैंने फिर उनके लिए PTI के लिए लो इनकम हाउसिंग पॉलिसी बनाई। और आपको अगर याद होगा कि वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर उस चीफ थे पार्टी के, उन्होंने अनाउंस की कराची में। अब वो उनका पैशन हो गया। अच्छा, थोड़ी सी कता कलामी, नंबर जो है ना उसको कहा जा रहा है कि ये कोई बहुत एम्बिशियस नंबर है, टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये लोगों को वजाहत करूँ कि नंबर जो है ना ये इतना वो गलत नहीं है। या कम अज़ कम अनहर्ड ऑफ नहीं है। जो भुट्टो साहब ने 1970 में रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, मीनिंग जिसे आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में हाउसिंग फॉर ऑल कहा जाता है। मोदी के प्रोग्राम का नाम ही हाउसिंग फॉर ऑल है, जो इंडिया में 2016 में लॉन्च किया। तो मैंने वर्किंग की कि अगर भुट्टो साहब उस वक्त सबको मकान देते तो कितने मकान, तो 50 लाख से ज़्यादा मकान चाहिए थे। फिर प्रीमियर गिलानी आए, उन्होंने अपने 100 डेज एजेंडे में कहा था 1 मिलियन पर ईयर। ठीक है, 5 साल में 5 मिलियन, उर्दू में 5 मिलियन को 50 लाख ही कहते हैं। फिर प्रीमियर नवाज शरीफ आए, उन्होंने 25 लाख का कहा। ठीक है। तो ये फिगर्स में अगर वो कहता ना जी गिलानी साहब ने कहा तो था लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं बना सके, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 10 लाख से ज़्यादा नहीं बना सके, फिर ये कहना बनता है कि जी ये 50 लाख का नंबर ज़्यादा है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमने ये जो 50 लाख का टारगेट है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 40% ऑफ दैट इज़ रूरल हाउसिंग, देहाती घरों पे हम इन पर काम करेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जैगम साहब। दिलचस्प गुफ्तगू है नाज़रीन, आप भी यकीनन बहुत से आपके भी सवालात होंगे और उन्हीं की हम यहाँ पर इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, एक और ऐलान भी सामने आया है जनाब महमूद रशीद साहब के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर अब इस मंसूबे का 2 से 3 हफ्ते में आगाज़ करेंगे। यानी कि जो एक रस्मी तरीक़ाकार होता है कि फाउंडेशन रखा जाता है, फाउंडेशन स्टोन या फीता काटा जाता है जिसे कहते हैं आम ज़बान में, तो अब इस प्रोजेक्ट को रस्मी तौर पर बाकायदा तौर पर इसका इजरा और आगाज़ हो जाएगा। हम जैगम महमूद रज़ी साहब से अब अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। रज़ी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की बात की थी और फिर आपने बात की कि जो कर्जा जात हैं आम लोगों को हाउसिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे बैंकों की तरफ से, बैंकों के हवाले से ख़बर ये आ रही है कि इंटरनल बोरोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि शायद अब उनके पास इतना सरमाया हो ही ना कि वो लोगों को दे पाएँ। इसमें कितनी हकीकत? अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके पिछले सवाल के एक एडेंडम लगा दूँ। सॉरी, मुझे एक कराची में खातून ने कहा, बुजुर्ग ने, कि बेटा हम 70 बरस पहले मैं अपना घर छोड़ के इस मुल्क में आई थी। ठीक है। तो मैं घर वाली थी, मेरी छत थी। आज 70 बरस से मैं एक छत का ख्वाब देख रही हूँ। जिस दिन मुझे घर मिल गया मैं समझूंगी 50 लाख घर बन गए।
तो आप उस गरीब को देखें हाँ। जिसको छत नहीं है और वो इस ख्वाब लेके जा रहा है, तो 50 लाख की फिगर की बात ना करें, आप वो समझते हैं कि 50 लाख बन गए। आइए हम सब उस ऐसी खातून को, उस ऐसे गरीब को इंडिविजुअली 1 बाय 1 हम कहेंगे यार एक तो मैं घर प्रोवाइड करूँगा, तो 50 लाख से कहीं ज़्यादा बन जाएंगे। मतलब आइए हम 50 लाख का ख्वाब ना पूरा करें, उस एक खातून का ख्वाब पूरा कर दें। सही। अच्छा, अब आपने पूछा बैंकिंग के हवाले से। देखिए बैंकिंग ये है कि ये एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जो जिसे हम लोग कहते हैं मॉर्गेज डेट, यानी कि कर्जा कितना बैंकों ने दिया, रिलेटिव टू द रीजन हमारी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। अच्छा। बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान का जो टोटल 70 वर्ष में आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज डेट, यानी कि कितना हमने कर्जा इस वक्त जो बैंकों ने लोगों को दिया हुआ है, वो तकरीबन 85, 87, इसी 85 और 90 के दरमियान पिछले 10 बरस से इसी एक पोजीशन पे खड़ा है। इसका मतलब कि प्रैक्टिकली नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सही। इसके बिल्कुल अच्छा इंडिया में चले जाएं, 10 ट्रिलियन की फिगर क्रॉस कर चुके हैं, 90 अरब और 10,000 अरब। रेशो इज़ 1:110। हमारी आबादी की रेशो है 1:7। हाउसिंग इज़ ए नंबर गेम। तो हमारी रेशो के हिसाब से अगर इंडिया की 1:7 की रेशो रखते हैं, तो आप इस वक्त भी कोई 500-600 अरब से कहीं ज़्यादा तो आप होते ही। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ने 5-6 दिन पहले सब बैंकों को बुलाया था। ठीक है। और मुझे भी बुलाया था, खुद भी बैठे थे, भाई इस काम को कैसे करना। और ये जान लीजिए कि ये काम अगर इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश एक फिगर कहलाती है मॉर्गेज डेट टू जीडीपी रेशो, कि हमारा टोटल डेट जो है जीडीपी के रेशो में तनासुब क्या है। पाकिस्तान इज़ 0.4%, 0.4। बांग्लादेश इज़ 10 टाइम्स मोर देन अस। इंडिया इज़ 11.4। और बाकी मैं मलेशिया वाला जो 32 वगैरह पे है, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमने जंग सिर्फ क्रिकेट में नहीं जीतनी, हमने वो जो शायर ने कहा था, जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो हो ही नहीं। सही बात। तो हमें इसमें भी आइए हम मॉर्गेज डेट में लोगों को कर्जा प्रवान। तो अब स्टेट बैंक ने जब मीटिंग की तो उनके कुछ सवालात थे, वो दिए। स्टेट बैंक इस वक्त आप ये देखिएगा बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स बैंकों को दे रहा है कि अगर वो लो इनकम हाउसिंग में फाइनेंस करेंगे। एक का तो आपने देखा होगा, असद उमर साहब ने अनाउंसमेंट की कि बैंकों की वो पोर्टफोलियो जो लो इनकम में जाएगी, उस पर जो इनकम टैक्स है वो आधा कर दिया। अच्छा। अगर 39% उस पर टैक्स चलता था, अब वो सिर्फ 20% हो। इसके अलावा देयर आर मोर इंसेंटिव्स विच आर कमिंग अप, फिर रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। तो अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं होगी। और मैं जो प्राइम मिनिस्टर की जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, वहाँ पे अगर मेरी मेमोरी सही मुझे याद दिला रही है, तो स्टेट बैंक ने कहा था कि हम 0.4 से इसको इंशाल्लाह 6% तक ले जाएंगे इन द शॉर्ट टर्म। अच्छा। तो वो कम से कम एक वो टारगेट्स ड्रिवन अब अप्रोच होगी। बैंकों से भी पूछ, वो जो आपने एक बात कही थी कि इस वक्त जो है बैंकों का पैसा, हाँ। देखिए बैंकों का ऑलमोस्ट जो है ना जी, पैसा जो है 60% एडवांसेस वो गवर्नमेंट के पेपर में गए। तो गवर्नमेंट के पेपर में गवर्नमेंट के अपने डेफिसिट वाला तो पूरी के इकोनॉमी के ड्राइवर नहीं होता। हाँ। आज अगर गवर्नमेंट ये तकरीबन 6 ट्रिलियन कितना है, तो वो 1 ट्रिलियन गवर्नमेंट कहे जी मुझे नहीं चाहिए, ले लीजिए। हाँ। तो आज बैंकों के पास 1 ट्रिलियन होगा। तो इसका मतलब है कि बैंकों को भी विद पॉजिटिव एंड इंसेंटिवाइज करके हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब यकीन है कि बैंक आगे बढ़ेंगे। मसलन मिज़ान बैंक है, मिज़ान बैंक की जो एडवांसेस की रेशो है टोटल एडवांसेस का हाउसिंग इज़ अबाउट 11-12%। अच्छा। बाकी नेशनल बैंक का शायद 1% होगा। तो इसका मतलब है कि वहीं पर उसी इकोनॉमी में एक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। एक तो लोनिंग हो सकती है, हाउसिंग इज सेफेस्ट एसेट, दूसरा लो इनकम की तरफ आना है, क्योंकि जो आम आदमी है उसको इंडिया में दिया जा रहा है, बाकी बांग्लादेश में दिया, तो हम क्यों नहीं दे सकते गरीबों को। अच्छा, इसमें अब क्योंकि मैं थोड़े से वो कंसर्न्स की बात कर रही हूँ जो लोगों को तंग करते हैं। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो जब भी किसी मैसिव स्केल पे कोई स्कीम अनाउंस होती है जिसमें आप जिस तरह फरमा रहे हैं लोन की बात होती है, रिकवरी के हवाले से बड़े खदशात होते हैं। उसका कोई इसमें क्या कहना चाहिए, कोई सेफ्टी वेल्व है? देखिए मैं आपको एक अजीब सी चीज़ बताऊं कि HBFC जो है, क्योंकि मैंने काम किया है और लोग वैसे मतलब आप उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई है, वो सारी अपनी है, क्योंकि वो तो हम अपना है ना कि हमने KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉलो नहीं किए। HBFC पाकिस्तान का वो वाहिद अदारा है
जिसने आज तक प्रैक्टिकली प्रिंसिपल राइट ऑफ नहीं किया। कोई बैंक आके ये दावा करे कि जी हमने अपने कर्ज़ों में से इतने कर्ज़े माफ़ नहीं किए। HBFC ने लिटरली, एक छोटा सा था, वो एक जगह हुआ था, वो वजह था कि बना ही नहीं था। अच्छा। लेकिन लो राइट ऑफ नहीं हुआ था, वो बने ही नहीं थे, किसी ने फ्रॉड किया था। ठीक है। तो कौन सा बैंक है जो ये कह सकता है कि जी हमने आज तक प्रिंसिपल राइट ऑफ नहीं किया? HBFC ने नहीं किया। अच्छा। HBFC ने इंटरेस्ट माफ़ नहीं किया। अच्छा। मिनिमम उन्होंने जहाँ पे लोन फंसते थे, मैं उस वक्त MD था, 10% मिनिमम हमने रिकवरी किया, इवन इंटरेस्ट या मार्कअप। अच्छा। इसका माने ये हुए कि हाउसिंग बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए बैड एसेट। और गरीब, मैं आपको आज दावे से ये बात कर रहा हूँ, HBFC का तजर्बा है क्योंकि वो थी लो इनकम में, गरीब डिले करता है, डिफ़ॉल्ट नहीं करता। डिफ़ॉल्ट करता है अमीर, बड़ा आदमी, वो उसे पता होता है कि मैं फाइट कर लूँगा। गरीब के तो घर पे हम नोटिस लगाते थे तो वो बेचारा परेशान होकर आ जाता था, वो किसी जाके सिफारिश नहीं करवाता था। तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का गरीब बुरा नहीं है, वो बेचारा साहिब इज़्ज़त है। हाँ, उसके मसाइल होते हैं, डिले करता है, जिसके लिए हमने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया था। भाई अगर इस महीने की किस्त नहीं दे रहे, ठीक है, ये तुम आगे दिसंबर के बाद दे देना, लेकिन बाकी अगले महीने किस्त अदा करना, व्हाट वी कॉल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये आएगा, क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में HBFC का कोई रोल आना है या ये थ्रू बैंकिंग जो हमारा पूरा सेक्टर है उसके साथ ही होगा? देखिए, इस वक्त HBFC के पास जो भी पैसा है 10-12 अरब रुपया, तो ये तो पहले तो HBFC, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इनको आगे बढ़ना है। अच्छा। इसलिए कि जब तक स्टेट खुद कॉन्फिडेंस नहीं कर देगी तो बाकी बैंक कैसे देंगे कॉन्फिडेंस? तो HBFC, मुझे यकीन है, मेरी MD HBFC से भी बात हुई है, उन्होंने अपने जो रीजनल चीफ है इकबाल शाह साहब, उनको डायरेक्शंस दी हैं जो पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं कि अपने कायदे, अपने उसूल, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जाकर दो लोनिंग, लेकिन बी देयर। तो वो इसमें बल्कि खुशी मुझे ये है कि न सिर्फ HBFC है, बैंक ऑफ पंजाब भी है, मीज़ान बैंक वाले भी वहाँ पे अपने कैंप लगाएंगे कि लोगों को सहूलत कर्जे की हो। तो मुझे यकीन है कि HBFC और बाकी बैंक्स भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें, अब ये तो हमने इसमें जो कर्जा जात है उसके हवाले से बात कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक आम आदमी कितने अरसे में इंशाल्लाह जब ये कंप्लीशन की लेवल पे आने शुरू होंगे मंसूबे, तो अपने घर का मालिक बन जाएगा? ये सवाल है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जो बात कर रहे हैं उसमें पहले मरहले में कहा जा रहा है कि उकाड़ा, लोधरा और चिश्तिया में इस स्कीम का इजरा किया जाएगा, घर मिलने शुरू होंगे। तो ज़ैगम साहब से मेरा ये सवाल है, ज़ैगम साहब, कि एक तो ये बताएगा कि मालकाना हुकूक कितने अरसे में मिलेंगे, दूसरा ये भी बताएगा कि सिर्फ ये जो रिहायशी स्कीमें शुरू होंगी सिर्फ घर ही घर हैं या पूरी एक कम्युनिटी भी है इसमें इन्वॉल्वमेंट के, वहाँ कमर्शियल एरिया भी होगा, या इसके अलावा वहाँ मसाजिद, स्कूल, बाकी दीगर चीज़ें भी होंगी? तो पहले सवाल का जवाब आपको ये है कि देखिए ना, जो डेवलपर शुरू करेगा, हमारी कोशिश है, जो महमूद रशीद साहब ने मुझे बताया भी है, कि 1.5 से 2 साल में कंप्लीशन एंड हैंडिंग ओवर होनी चाहिए, और जो हमारा टारगेट है कि इट शुड बी लेस दैन 2 ईयर्स। इसी दौरान में जब अभी घर बनने शुरू होंगे तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हों, जैसे उन्होंने दरखास्तें मांग ली हैं, वो फिर अगर कुछ लोग कहेंगे जी मैं सारे पैसे खुद दे दूंगा, बैंक नहीं जाएगा। और ये मैंने 2016 में एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टडी की थी कि गरीब जो है वो कमेटियाँ डालता है, वो मैंने देखा है, औरतें जेवर बेचने की, जो हमारा फॉर्मा था जो उसमें उन्होंने बताया कि हम अपना जेवर बेच देंगे अपने अब्बा के पास जाके, तो गरीब कर्जे को किसी हद तक अवॉइड भी करता है। तो वो ये लोग, हम जो अमीर लोग हैं ना, वो पैसा होने के बावजूद भी 90% लोन लेने में चले जाएंगे, लेकिन गरीबों की रेशो 50% भी नहीं आती। तो वो इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो होंगे कि जो अपने पैसे को लाएंगे, कुछ लोगों को कमी पड़ेगी तो बैंकों में जाएंगे, वो बैंक उनकी असेसमेंट करेंगे कि भाई आपको हम 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी उनकी इनकम असेसमेंट होती है वो करेंगे। जब टोटल पैसा वो आ गया डेवलपर को, इन द मीन टाइम वो 3 किस्तों में पैसा बैंकों से वो आ जाएगा प्रोजेक्ट को। अच्छा, तो वो अब क्या हो गया कि जी डेवलपर प्रोजेक्ट हट गया, आप मालिक हैं और आपने जो लोन लिया 10 लाख,
15 साल 20 साल अच्छा, के टेन्योर में आप किस्तें तो अदा करते जाएंगे, और बेसिकली प्लस माइनस जो है वो जनरली इवन HBFC का भी तजर्बा था कि 20 साल 22 हम लोन देते थे, लेकिन 12-13 साल में लोग पे ऑफ फारिग हो जाता। कर देते थे। ठीक, तो ये भी इंशाल्लाह आप ये देखिएगा। असल में जो चीज़ हमें देखने की है जी, ना, जी। कि जिस गरीब का ख्वाब आज आप नहीं पूरा होगा ना, वो घर 3 साल बाद 10 लाख वाला 20 में आएगा, तो वो ख्वाब से और दूर हो जाएगा। तो टाइम इज़ हाँ, एसेंस। ऑब्वियसली। और मैंने एक और चीज़ जो देखी है कि ये जो घर बना रहे हैं ना महमूद रशीद साहब पंजाब में, जी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हाँ, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जैसे उन्होंने 18 लाख या 20 लाख के घर हैं, ये जिस दिन डिलीवरी होगी वो 40 लाख से कम का नहीं होगा। अच्छा, अभी आपने खुद ही चूंकि नुक्ता उठाया, तो अब इसमें एक सवाल, लोगों की एक साइकी ये भी देखिए, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि वो 20 लाख का आपके पास हाथ में 40 का ग्राहक अगर है, तो लोग ये भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी बातें सोचते हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल लोग हमसे पूछते हैं। एक पहले तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने कहा था ना, दिस विल बी सॉर्ट ऑफ ए गेटेड कम्युनिटी। आप गरीब को ये सोच सकती हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये सोचे कि मैं किसी गेटेड कम्युनिटी में रहूँगा। आपको पता है कराची की जो 3 गेटेड कम्युनिटीज़ जी, हैं, उस कम्युनिटी से बाहर उस घर की कीमत आधी होती है, कम्युनिटी में उसकी डबल होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इंशाल्लाह 100 एकड़ पे 200 एकड़ बनेंगे, हम उसकी या वॉल बनाएंगे या फेंसिंग करेंगे, अच्छा, इससे गेटेड कम्युनिटी होगी। ओके, उसमें यकीनन पार्क की प्रोविज़न है, ठीक है, मॉस्क की प्रोविज़न है, ठीक है, छोटे सी शॉपिंग एरिया 5% 7-8% अच्छा, शॉपिंग एरिया होगा। ठीक है, इट विल बी सेल्फ कंटेन ओके, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी। 50% से ज़्यादा घर जो होंगे वो लो इनकम के होंगे, ठीक, बाकी लेट से 25-30% मिडिल इनकम के भी होंगे, अच्छा, फिर हाई एंड के भी होंगे, ताकि इसे मिक्स्ड हैबिटाट हो। ठीक, ये ना हो कि हम हाँ, बिल्कुल सारे के सारे वो बना दें, तो कल को लोग उसका नाम गरीबाबाद रखना हाँ, शुरू हाँ, कर दें। एग्जैक्टली, तो हम चाह रहे हैं कि एक बावकार कम्युनिटी जैसे आम माशरे में आम होता है, मुआशरे में तो होती है। उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये देखिएगा। अब आ गया सवाल कि जी लोग कहीं वो हाँ, स्पेकुलेटिव ना हो जाए, जी, इसलिए हमारी ये शर्त, इनको गेटेड कम्युनिटी है जी, तो उसे कंट्रोल करना आसान है। ये फर्स्ट टाइम होम बायर होगा। दूसरा ये है कि 5 साल तक ना वो किराए पर दे सकता अच्छा, है ना कुछ, ये 5 अच्छी ईयर्स। बात, इंडिया में इस प्रोडक्ट को उन्होंने और भी स्ट्रिंजेंट किया है, जो शायद हम करें। उन्होंने कहा है रेंट टू ओन, ओके, 5 साल तक वो उसको रेंट पे मिलेगा, अच्छा, 5 साल बाद ओके, उसका किराया उसकी किस्तों में शामिल होकर उसे ओनरशिप दे देते ये हैं। भी अच्छा तो फॉर्मूला है। वो उन्होंने उसमें इंश्योर ही कर लिया कि ये ना हाँ, किसी को किराए पे दे। ये प्रोडक्ट ग्लोबल है, इंडिया में भी इस तरह उस पे हो रहा है, रेंट टू ओन कहलाता है। और डिफॉल्ट के चांसेस डिफ़ॉल्ट का मिनिमाइज हो भी जाएंगे। मिनिमाइज हो जाए। तो लेकिन चीज़ें हैं ना, सारे मैं लोगों से कहता हूँ मसाइल का जिक्र करो, बट क्यूज़ के साथ एज भी लगाओ, आंसर्स भी लाए। इसलिए कि आप एक चीज़ मैं फ़िज़ा आपको बताऊँ, 65 में हमारी आबादी 5 करोड़ थी, जी, आज 20 करोड़ है। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी इज़ प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 40 करोड़। बिल्कुल, तो आप अगर ये आबादी बढ़ती चली जाएगी, जोग्राफिया तो हमारा नहीं बढ़ रहा है, जोग्राफिया वही है। अल्लाह करे। अल्लाह करे तो इसमें आप ये देखिए कि जब ये ऐसा है तो वी नीड टू हैव हाउसिंग एंड वी नीड टू हैव मोर डेंसिफाइड और हाउसिंग। डिसेंट हाउसिंग सर। Decent। ये तो आप ये देखिएगा, आपने जो इनके देखा है जो मंसूबा है पंजाब का, जी, एक तो वैसे ही आप देखें ना, जब एक गेटेड कम्युनिटी है, फिर हमारे स्टेज भी है कि रेजिडेंट्स एसोसिएशन बनाएंगे, जिसे होम ओनर्स एसोसिएशन अमेरिका में होता है, कि वही लोग ये भी मैनेज करें कि जी सफाई सुथराई ठीक, गंद नहीं होगा। अभी ये भी एक बात हो रही है कि 2-3 साल तक हम डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल करें कि कम्युनिटी का जो एक्सटर्नल हैबिटाट है उसे मेंटेन करें, ठीक, ताकि लोगों को जब तक कि उनकी रेजिडेंस एसोसिएशन नहीं बनती वो डेवलपर की जिम्मेदारी हो। ये सारे चीज़ों पे काम भी हो रहा है, सोचा भी जा रहा है, ठीक, और ये चीज़ें जहन में भी हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कोई इशू बताएं ठीक है, तो आंसर भी बताएं, वरना कम से कम उस एक खातून का घर बना दें, अब सही बाकी बात। कुछ ना करें। ठीक है। आखिरी सवाल करती हूँ, आपने डेवलपर का जिक्र किया, ये कोई खुफिया डेवलपर है या सबके सामने है? नहीं, सब ओपन। देखिए अब मैं एक चीज़, हम वर्किंग कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस वक्त थोड़ा सा हमारा ये होता है कि डेवलपर्स को बैंकिंग लोन नहीं मिलते, ठीक, इसलिए कि उनकी प्रॉपर हाँ, इस तरह की बैलेंस शीट नहीं होती, सब कुछ होता है। फिर ठीक, पॉन्जी स्कीम बहुत आती हैं, अनाउंस हो जाता है, पर 3 महीने बाद पता लगता है जी वो तो कुछ था ही नहीं। और लोग तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ ये देखती है ठीक है, कि जी ये जो डेवलपर दे रहा है इसके पास प्लॉट ऑफ लैंड है, ओके, इसका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है यानी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको फिर तसल्ली होगी ठीक है, कि भाई ये जो अनाउंसमेंट अखबार में आ रही है ये रियल authentic। एस्टेट अथॉरिटी ने अप्रूव किया, तो मुझे ये डर नहीं है कि यार ये ठीक है नहीं ठीक है। ठीक। समबडी हैज ऑलरेडी डन दैट जॉब कि ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपके साथ बड़ी तफसील से अच्छी मेरे ख्याल है कि लोगों की
तशफ़ी हुई होगी, बहुत से सवालात जहनों में रहते हैं। अब जब ये नया मरहला शुरू होगा स्कीम का, फिर आपको हम इंशाल्लाह दावत देंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम देखते हैं और अपने मसाइल के अलावा दीगर मसाइल पर भी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।